आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है उसको सीखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रसायन विज्ञान का आधार है, बेस है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत सी बातों का पता चलता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित रहते हैं किसी परमाणु में, उनकी कितनी कितनी संख्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है। ऐसा हमने पढ़ा है कि परमाणु का आकार गोलीय होता है और बीच में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और परमाणु का सारा द्रव्यमान यहीं पर केंद्रित होता है, नाभिक में ही रहता है। क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है, आवेशहीन होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ऐसे कक्षाएं होती हैं, इन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब ये नाभिक के बाद ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सर्किल, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। पहली कक्षा को K से सूचित किया जाता है, दूसरी कक्षा को L से और तीसरी कक्षा को M से। इसी तरह से चौथी कक्षा होगी तो उसको N से सूचित करेंगे और इस तरह से आगे हम बढ़ा सकते हैं। नील्स बोर के अनुसार K, L, M, N इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² सूत्र के अनुसार होती है, जैसा कि सर्वविदित है। तो K पहली कक्षा है, इसको शेल भी कहते हैं, अंग्रेजी में शेल, हिंदी में कक्षा। तो पहली कक्षा में इस सूत्र के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर n का मान जब हम 2 रखेंगे तो ये पूरा मान 8 होगा। तीसरी कक्षा n बराबर 3, तो m सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, n सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आगे की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। ये शेल है। अब इन शेल को सब शेल में भी बांटा गया है और सब शेल अर्थात उप कक्षाएं, सब शेल, उप कक्षा, ये 4 होते हैं, S, P, D और F। S, P, D, F उप कक्षाएं होती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार होता है। S उप कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P में मैक्सिमम 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और S में 2 इलेक्ट्रॉन। तो K कक्षा में केवल एक उप कक्षा होती है। K शेल में केवल एक सबशेल होता है, L में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार दूसरी कक्षा में 2 सबशेल होते हैं। इसी तरह से तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। तो इनको जोड़ा जाए तो 2, 6, 8 और 10, 18, अर्थात तीसरी कक्षा में 3 सबशेल, S, P और D। इसी प्रकार चौथी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 है, तो इसमें इन सबको यदि जोड़ा जाए तो 32 होगा। इन सबको यदि जोड़ दें तो 32, 32। तो N सेल में 4 उप कक्षाएं होती हैं और इसके बाद आगे के जो भी शेल होंगे उनमें मैक्सिमम 4 ही उप कक्षाएं होंगी, अर्थात S, P, D और F। इन 4 के बाद नहीं, यानी 4 ही सब शेल होते हैं। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आप देख लें, ये कितने के अंतर पर बढ़ा है? तो 4 के अंतर पर, ये भी 4 के अंतर पर
और ये भी 4 के अंतर पर। एक तरह से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समानांतर श्रेणी है, 4 के अंतर पर ये बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करते हैं किसी शेल में, सब शेल में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। एक एक तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। किसी तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप पढ़े हैं कि जितनी तत्व की परमाणु संख्या होती है तत्व में उतने प्रोटॉन होते हैं। तत्व के अंदर नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही उस तत्व की परमाणु संख्या मानी जाती है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों का वितरण विभिन्न कक्षाओं में होता है। जैसे पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं, तीसरी में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, चौथे में मैक्सिमम 32। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का वितरण यहां पर किया जाता है। इसी इलेक्ट्रॉनों को हम सब शेल के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे इनको व्यवस्थित किया जाता है। यहां पर आप कुछ अंक लिखे हुए देख रहे हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इसी तरह से 5s 5p 5d 5f, इस तरह से और आगे। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, इसमें 2 सबसेल, ये तीसरी कक्षा 3 सबसेल, ये चौथी कक्षा, इसमें 4 सबसेल, और उस तरह से 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं आगे और बढ़ते जाएंगे तो केवल 4 सबसेल होते हैं। शेल का मतलब क्या? एक छोटा सा कमरा जिसमें इलेक्ट्रॉन निवास करते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक छोटा सा कमरा, छोटा सा घर। अब यहां समझ लें कि एस के पास ऐसा कमरा है जिसमें 2 बेड है। एस का जो कमरा है, रूम है, उसमें 2 बेड हैं, अर्थात 2 व्यक्ति रह सकते हैं, अर्थात एस में 2 इलेक्ट्रॉन। पी का कमरा उससे थोड़ा बड़ा है और इसमें 6 बेड मान लीजिए। डी उससे भी बड़ा है और इसमें 10 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। एफ इसमें 14 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है, अर्थात 14 बेड है। एक तरह का कमरा जिसमें लोग रह सके। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनों का रहने के लिए घर। तो एस सबसे छोटा है, पी उससे बड़ा, डी उससे बड़ा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 रह सकते हैं, इसमें 6 रह सकते हैं, इसमें 10 और इसमें 14। बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूं कि याद हो जाए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, किस कमरे में पहले जाएंगे, कौन सा घर पहले भरेगा, इसके बारे में देखना है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व, सोडियम की परमाणु संख्या 11, प्रोटॉन संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन संख्या 11, अर्थात इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, एक ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले कौन सा कमरा भरेगा, किस कमरे में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इस तरह से सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसके बाद इसमें जाएगा, इसके बाद ऐसे घूम के 2s भरने के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p और 4s के बाद अब ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा। ये नहीं कि 3p भरने के बाद 3d में जाएगा, 3p के बाद 4s के बाद 3d, तब 4p, तब 5s कंप्लीट होगा, तब 4d 5p 6s,
ये क्रम चलता है। 6s जब कंप्लीट हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन 4f 5d 6p होते हुए 7s तक आएगा। 7s कंप्लीट होने के बाद 5f 4 6d 7p 8s। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। अब इसका हम एक ऑर्डर तैयार करते हैं, इसका एक क्रम बनाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, 1s के बाद 2s, 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s। 5s भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 4d, 5p, 6s, 4d, 5p, 6s। 6s कंप्लीट हुआ तब 4f, 5d, 6p, 7s, 4f, 5d, 6p, 7s। 7s के बाद 5f, 6d, 5f, 6d, 7p, 8s और इस तरह से ये क्रम आगे चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। अब हमने उदाहरण जो लिया था सोडियम का, उसको देखते हैं। परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन संख्या 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है। अब 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ऊपर से हम देख लें। ऊपर से जो क्रम है ये, इसको हम पहले लिख देते हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इस तरह से। अब 11 इलेक्ट्रॉनों को भरना है इसमें। ये s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहला जो सेल है, सब सेल 1s है और s में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भर गए, बाकी अब बचे 9 इलेक्ट्रॉन। 9 में से फिर s है ये, तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, अब 4 हो गए। ये p है 2p, तो इसमें p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? तो 2 2 4 6 10, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है जो आगे वाले कमरे में जाकर के आगे वाले सेल में, ये सब सेल में भर जाएगा। अर्थात सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हुआ। इसी तरह से अन्य तत्वों को देख लिया जाए। पहले ये उदाहरण से समझ लीजिए, बाकी जितने भी तत्व हैं कम से कम 1 से 30 तक आसानी से आप लिख सकते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है और क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? ऑर्डर यही हम लेंगे, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। अब इलेक्ट्रॉन भर दिए जाए। इसमें 17 इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना है, तो s में 2, फिर s में 2, p में 6, यहां s में 2, p में 6 रहेंगे, रह सकते हैं, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन शेष ही नहीं बचते। गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12, 5 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसलिए यहां पर 5। तो ये हुआ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं कि 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर, वैसे नहीं पढ़ेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब एक चीज और यहां पर आप देख लीजिए, यह पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा, अर्थात ये K, ये L और ये M। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 2। इसमें कितने हैं? तो ऊपर वाले दोनों जोड़ दें, 8। इसमें कितने हैं? तो 7। K L M
विधि से जब लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 7। लेकिन एसपीडीएफ में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1:2 2:2। उसी तरह से इसका जब हम KLMM लिखेंगे तो K में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ L में 6 2 8 और M में 1 बच गया, अर्थात KLMN व्यवस्था में लिखेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है, और एसपीडीएफ में लिखेंगे तो 1:2 2:2 2p6 3s1 इस तरह से लिखेंगे। बाकी और आप सीखेंगे, पहले इतना लिख लें। यहां पर मैंने एक प्रश्न लिखा है, 1 से 30 तक परमाणु संख्या वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। परमाणु संख्या 1 से 30 अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 से 30 ही होगी। क्रम से तत्व, क्रम से परमाणु संख्या, ये आप चार्ट से देख सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा पैटर्न याद कर लें। थोड़ी हंसी तो होगी लेकिन याद हो जाएगा, आसानी से लिख लेंगे, सीख लेंगे तो लिख लेंगे। ये आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इस संख्या को देखें। इससे पहले एक चीज और समझ लें, एस का मतलब दिमाग में बैठा ले, सन पी का मतलब बैठा ले, डी ये थोड़ा चुटकिला टाइप का है, थोड़ा दिमाग में इसको फिट कर लें। एस मतलब सन बेटा, पी पापा, डी दादाजी हो गए, और एफ इन सबके फ्रेंड का ये सर्किल। तो सन सबसे छोटा होता है, इसको ज्यादा जगह की जरूरत ही नहीं होती है। अधिक से अधिक यदि शादी विवाह हो गई तो 2 बेड काफी है, डबल बेड मैक्सिमम, अर्थात इसको एक ऐसा कमरा दिया जाता है जिसमें 2 लोग रह सकते हैं। क्योंकि इनका परिवार थोड़ा बड़ा होता है, इसकी अपेक्षा बड़ा होता है, तो इनके पास एक ऐसा कमरा है जिसमें 6 लोग रह सकते हैं। और दादाजी इन सबके ऊपर होते हैं तो इनको और बड़ा कमरा मिलता है 10 बेड वाला। और फ्रेंड तो सबके फ्रेंड हो सकते हैं, बेटे के भी हो सकते हैं, पापा के भी हो सकते हैं, दादा के भी हो सकते हैं। तो इन सबके फ्रेंड्स के लिए और बड़ा हॉल टाइप का कमरा चाहिए जिसमें 14 बेड हो। तो इस नियम के अनुसार कमरे बनाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि आपके घर में इस तरह के कमरे व्यवस्थित किए गए हैं, बनाए गए हैं कमरे, छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, उसमें बेड सजाए गए हैं, और कोई फंक्शन हो, कोई गेस्ट आए तो उनको रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो सबसे पहले किस कमरे में गेस्ट को रखना है, तो वो क्रम अभी आपने देखा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, जो क्रम आपने देखा उसी क्रम के अनुसार गेस्ट को व्यवस्थित किया जाता है। यहां पर गेस्ट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। यहां पर जो काम हम करने जा रहे हैं, यहां पर हमारे मेहमान इलेक्ट्रॉन है और उनको व्यवस्थित करना है। एक छोटा सा यहां पर एक पोएम टाइप का हम याद करें, 15 25 2 पापा, 35 3 पापा और 45 3 दादा। 15 25 2 पापा, 35 3 पापा, 45 3 दादा। अब ये 15 25 क्या है, कहीं कहीं आप देखते होंगे, आप लोग भी ये काम करते होंगे कि एस और 5 ये दोनों एक जैसे कोई कोई लिख देता है। तो जहां पर एस आप ये 5 देख रहे हैं उसको आप समझ लीजिए कि एस है। याद करने के लिए केवल 15 25 लिखा है, आप किसी भी तरह से याद करें, 1s 2s याद करें, या 15 25 2 पापा 35 3 पापा इस तरह से भी याद करें। ये 3s 3p और 45 को हम 4s। तो कोई कोई व्यक्ति s और 5 एक जैसे लिख देते हैं। ये लिखने में आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जब आप मैथ बनाते हैं तो बहुत से अंक
और अक्षर ऐसे मिल जाते हैं कि छात्र लिखते हैं कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे 4 लिख देंगे, यू लिख देंगे, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। 2 लिखेंगे, जेड लिखेंगे, उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। 6 लिखते हैं, बी लिखते हैं, ये भी कंफ्यूज कर देता है। 9 लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, ये भी कंफ्यूज करता है। 1 एल, ये भी कंफ्यूज करता है। इसलिए इन सब को जहां पर ये आवे इस तरह से 5 है और एस है, 0 और ओ, तो थोड़ी सावधानी से इन अंक और अक्षरों को लिखना चाहिए ताकि पढ़ने वाले समझ सकें। लेकिन यहां पर याद करने के लिए लिखा गया है कि आप याद कर लें कि 15 25 2 पापा, 35 3 पापा, 45 3 दादा। बस ये छोटी सी कविता आप याद कर लें और 1 से 30 तक परमाणु संख्या वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकी बजाते हुए लिख दें। कोई भी तत्व आप ले लें, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। अब 12 परमाणु संख्या वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? कविता के अनुसार 15 नहीं लिखेंगे और 1s लिखेंगे। 15 25 2s 2 पापा, 35 3s 3p, इस तरह से अपना लिखेंगे। अब देखें इलेक्ट्रॉन कहां तक भरते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, फिर 6 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बच रहे हैं? 2 2 4 6 10, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 12, एक बच गया, तो ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। लिथियम 3 परमाणु संख्या होती है 1s2 2s1। बेरिलियम 4 परमाणु संख्या 1s2 2s2। बोरॉन परमाणु संख्या 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1। इसी में केवल भर देना है, इतना याद कर लें किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसको याद रखें और ऊपर पावर के रूप में इलेक्ट्रॉनों को सजाते चले जाएं। बोरॉन के बाद कार्बन परमाणु संख्या 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। 6 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। यहां से देखें, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, क्योंकि 6 तक इसमें जगह है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4। इसमें बैठा के देख लें तो 2 2 4 और 4 8। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन के बाद नियॉन परमाणु संख्या 10 1s2 2s2 2p6। यहां तक हो चुका है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा इस सब सेल में भरेगा। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है और मैग्नीशियम का आप देख रहे हैं। एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 और उसके बाद गिन लें 2 2 4 6 10 12 1 13 3p1। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगला 3p में भरेगा। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1s2
2s2 2p6 3s2 3p2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 6, जब तक ये 6 नहीं हो जाएगा तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। 3p भरने के बाद 3d में नहीं बल्कि 4s में इलेक्ट्रॉन भरना है। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर गंधक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इसके बाद क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। एक ऑर्डर के अनुसार ये भरता है। मैग्नीशियम में यहां पर एक ये नहीं होगा, 12 ही इलेक्ट्रॉन है। 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां पर गलत लिखा गया था। क्लोरीन के बाद ऑर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब p का भी ये पूरा कमरा भर गया। अब जो भी इलेक्ट्रॉन इसके आगे जाएंगे अर्थात पोटेशियम 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसके बाद 4s1 इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में। पोटेशियम के बाद कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। इस तरह से 1 से 20 तक हुआ। इसी आधार पर यहां पर देख ले आप स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। इसमें एक दो बातें समझने वाली हैं। अब जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम यहां पर हम देख रहे हैं कि डी का 4 इलेक्ट्रॉन है, 3d4 है। कहीं कहीं आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से भी आप देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहां पर 4 न होकर के 5 दिखाई देगा आपको, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जाता है 4s1। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। उसी तरह से यहां कॉपर में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 14 2 12 6 18 और 4s1 3d10। यहां पर 9 न होकर के 10। अब कारण क्या होता है कि डी में यहां पर जो 4 है हमने 5 लिख दिया। कारण क्या है, जो डी सब सेल है वो 5 और 10 पर स्टेबल होता है। जैसे आपके पास 99 रुपीज हो तो आप चाहेंगे कि आपके पास 1 रुपया और कहीं से आ जाए कि आपका 100 पूरा हो जाए। तो उसी तरह से डी में जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह एक इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले सेल से खींचता है और ये अपने लिए अस्थाई बनाता है 5 इलेक्ट्रॉन लेकर के। उसी तरह 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10 की चाहत में अपने बगल वाले सब सेल से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो आप इस तरह का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। तो ये 2 परिस्थितियां क्रोमियम और कॉपर के साथ ही होती है, बाकी सब ठीक ठाक है। एक चीज और यहां पर आपको सीख लेना होगा, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हम आयरन का लिख रहे हैं, इसी उदाहरण को देख करके आप पूरा समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से भी लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 3d6 और लास्ट में लिखेंगे 4s2। ये भी सही है। कारण क्या है? अब मान लीजिए कि आपके घर का कोई सदस्य आपके गांव में न रहता हो, वो कहीं बाहर रहता हो, लेकिन जब जनगणना होगी, आपके परिवार की संख्या गिनी जाएगी, लोगों की गिनती की जाएगी, तो उसको काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं? गिनते हैं। उसी तरह से यह 3D इसी फैमिली का है, इसी कक्षा का है, क्योंकि 3 3 3 एक ही परिवार के ये है, तो इसलिए इनकी जो काउंटिंग गिनती होगी एक साथ होगी। उसी तरह से ये 3D यहाँ पर काउंट होगा। पूछा जाए कि कोबाल्ट में तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 और 6 8, साथ ही साथ इसको भी जोड़ेंगे, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन। और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कौन माने जाएंगे? सबसे बाहरी कक्षा में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन आपकी नजर में होगा कि ये है, लेकिन नहीं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ये है। बाहरी कक्षा ये 4 है यहाँ पर इन तत्वों में। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। अब आप प्रयास करेंगे अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। अक्रिय गैस बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं लिख देता हूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडान। इसमें से 3 के बारे में तो लिखा जा चुका है, 2 10 18 इनकी परमाणु संख्या हो गई है 36 54 और 86। तो ये 3 तो लिखे जा चुके हैं, बाकी ये 3 का आप अभ्यास करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसकी सहायता से अभी बहुत कुछ आप सीखेंगे, अभी इतना सीख लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।